मैं जो बात कर रहा था पे जोन्स की, ये दिख रहा था, आप लोगों ने देखा था ये? नहीं अभी नजर आया। अच्छा, ये अभी नज़र आया। मैं जो बहस कर रहा था वही बेसिकली ये थी। तो ये स्क्रीन आप लोगों के सामने थी, पेट्रोफिजिकल एवेल्यूशन पे बात की मैंने, उसके बाद मैं आया था पेट्रोफिजिकल वर्क फ्लो पे। तो दो तरह की स्टडी होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर हम एक में हम क्वांटिटी बताते हैं और एक में हम उसकी क्वालिटी बताते हैं। तो पैकेट्स प्लॉट हम बना रहे होते हैं, कुछ इस तरह के पैकेट प्लॉट्स होते हैं, पेट्रोफिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम तमाम लॉग्स को आपस में कोरिलेट करा के पे जोन आइडेंटिफाई करते हैं। पे जोन का वर्ड मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा। पे जोन वो जोन होता है जो आपको हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करके दे, या उसमें हाइड्रोकार्बन की एक्यूमुलेशन हुई हुई हो, वो आपका पे जोन है। ठीक है। ठीक है, कोरिलेशन हम उसके आपस में एक दूसरे वेल को एक दूसरे से कोरिलेट करवाते हैं, और उस कोरिलेशन की बेस के ऊपर हम मैप बना देते हैं कि हाँ भाई, ये जो पॉइंट है, ये मिसाल के तौर पे ये मेरा कराची के अंदर एक वेल हुआ है, और एक ये मैंने सिंध में कहीं किसी इलाके में वेल किया है, और ये मिसाल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने कई इलाकों में वेल किया और उनकी मैंने कोरिलेशन से बना दिया। जैसे मिसाल के तौर पे ये प्रोसिटी का मैंने मैप बना दिया कि इस इलाके में प्रोसिटी ज़्यादा है, इस इलाके में कम है, इस इलाके में। इसी तरह मैंने सेचुरेशन का बना दिया कि इस जगह पे सेचुरेशन ज़्यादा है, इस जगह पे कम है। इसी तरह मैंने यहाँ इफेक्टिव प्रोसिटी का बना दिया, और यहाँ पे जो है वो मैंने वॉल्यूम ऑफ शेल का बना दिया। तो ये मैं मैपिंग करता हूँ किसकी बेस के ऊपर? ये मैपिंग होगी आपकी कोरिलेशन की बेस के ऊपर। और ये कोरिलेशन के अंदर ये जो आपने ये लाइंस हैं, लाइन से जो आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, वो कैसे किया? वो आपने पेट्रोफिजिकल पैरामीटर्स से निकाला। पेट्रोफिजिकल पैरामीटर्स से कैसे निकाला, आज उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोफिजिक्स में होती कहाँ से शुरू है। जब कभी वेल करवाया जाता है, तो वो ड्रिलर जो होता है वो ड्रिल करके चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, आप अपनी टीडी तक पहुंच जाते हो, तो आपके पास सर्विसेज कंपनी आती हैं, जैसे श्लम्बर्जर, नाम सुना होगा श्लम्बर्जर का, जिसके हम अभी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। तो श्लम्बर्जर जो है वो बेसिकली हैलीबर्टन भी है इसका एक और कंपनी का नाम। तो कभी सर्विसेज कंपनी के बारे में नाम सुनो कि सर्विसेज कंपनीज भी हैं जियोलॉजी में, तो वो श्लम्बर्जर हैलीबर्टन वगैरह जैसी कंपनीज होती हैं। तो वो करती क्या है, एक टूल होता है, वो टूल जो है वो उस होल के अंदर जाता है, जो आप वेल करते हो उसके अंदर जाता है, और वो वहाँ पे लॉगिंग करता है। तो लॉगिंग किस तरह करता है कि डेटा आपके पास आ रहा होता है, जैसे ये लाइंस आ रही हैं, जैसे ये लाइंस आई हैं, ये शायद आप लोगों ने शायद इस सेमेस्टर पढ़ा भी होगा इन लाइंस के बारे में, जीआर के बारे में पढ़ा है तुम लोगों ने? ये किसने पढ़ा है? मिस मारिया कौन? कलीम? अच्छा, मिस मारिया कलीम ने पढ़ाया। अच्छा, कोई आया है। स्क्रीन दिख रही? अच्छा। तो आप लोगों ने शायद जीआर के बारे में पढ़ा होगा। इसी तरह जीआर की तरह ही और भी बहुत सारे लॉग्स होते हैं। तो मैं ये बता रहा था आपको कि एक टूल जो होता है वो एक ही दफ़ा जाता है, और वो बहुत सारे आपके पास रिजल्ट्स लेकर आ रहा होता है। तो इसमें एक जीआर का जो है वो टूल होता है, न्यूट्रॉन प्रोसिटी का होता है, डेंसिटी प्रोसिटी का होता है, रेजिस्टिविटी का होता है। इसकी बेस के ऊपर जो है वो आप काम करते हो। तो बहुत सारे आपके पास आ जाते हैं, और आपको जब जब ये सारे लॉगिंग हो जाती हो, तो जो श्लम्बर्जर वाले जो होते हैं वो एक फ़ाइल बना के देते हैं जिसका नाम होता है लेस फाइल, .las। ठीक है, वो .las फाइल बनती है, और वो चले जाती है एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट के पास, यानी कि पेट्रोफिजिक्स के पास। वो पेट्रोफिजिशियन करता क्या है कि उन लॉग्स के थ्रू एक लॉग को दूसरे लॉग से कोरिलेट करवाता है, और उससे बताता है कि हाँ, आपके पास पेज ऑन कितना है और कहाँ कहाँ है, कौन सी फॉर्मेशन में। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है? पे जोन। तो पे जोन के हवाले से किसी का सवाल है तो पूछे। एनी क्वेश्चन? मुझे लग रहा है सबको सब समझ आ रहा है। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। डिटरमाइनिंग सिचुएशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर। रिजर्वायर इंटरवल ढूंढते हैं। बेसिकली रिजर्वायर इंटरवल हम कैसे ढूंढते हैं? जीआर के ऊपर, जीआर की बेस पे। जीआर जो है वो आपका अगर मिनिमम आता है तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई, सैंड आ गई हमारी। बेसिकली एक्चुअली में वो सैंड नहीं होती। सैंड तो होती है, इसके अलावा कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। तो ये बोलना कि जीआर जो है वो सिर्फ शेल और सैंड को सेपरेट करता है, तो ये गलत है। जीआर जो होता है वो बेसिकली शेल आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर जहाँ शेल नहीं है तो वो सीधी सी बात है, वो पीछे चले जाएगा। तो जीआर देख रहे हैं यहाँ पे, क्या था, जीरो पे तो नहीं था। अब कौन आ गया? अम्माद भाई।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जी आर जो है वो क्या था, 70-75 से भी आगे गया हुआ है लाइन। ये चल रहा है शेल की तरफ, और ये अचानक से ये डिप्लीट कर जाता है और नीचे आ जाता है, पीछे आ जाता है। ठीक है, पीछे आ जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे, यहाँ से शेल ख़त्म, और यहाँ से जो है वो सैंड कह लो या कार्बोनेट कह लो, जो भी कहना है, अभी कुछ भी कह सकते हो, शेल नहीं है बस। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जीआर का ट्रेंड का चल क्या रहा है। तो ये लॉगिंग टूल से आपको मिल जाएगा कि जीआर का लॉग मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने आइडेंटिफाई किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाई द रिजर्वायर इंटरवल। तो आपने रिजर्वायर इंटरवल को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद जाओगे आइडेंटिफाई हाइड्रोकार्बन जोन। हाइड्रोकार्बन जोन किस तरह ढूंढते हो आप? हाइड्रोकार्बन जोन ढूंढने के लिए आपके पास जो है वो रेसिस्टिविटी का लॉग भी होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी का लॉग से आप हाइड्रोकार्बन जोन ढूंढ रहे होते हो। और इसके अलावा आपके पास ये दो लॉग्स होते हैं, न्यूट्रॉन डेंसिटी, न्यूट्रॉन का और डेंसिटी का। इनके कर्व्स के थ्रू भी ढूंढ रहे होते हो। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये बेसिकली गैप बनता है नहीं बनता है, गैस होती है, ये चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। फिर आप रेजिस्टिविटी के लॉग का ट्रेंड देखते हो। ये तो पता होगा ना कि रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा हो तो वो हाइड्रोकार्बन की इंडिकेशन होती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का देखो, जिसे यहाँ पे जीआर का ट्रेंड कम हो गया है, उसका मतलब यहाँ से शेल ख़त्म। और यहाँ पे क्या है, मिसाल मिसाल ले लो, अगर सैंड है, ठीक है, तो यहाँ से सैंड सैंड शुरू, तो ये देखो तुम, रेजिस्टिविटी कम थी और कम होने के बाद क्या हो गई, बढ़ गई। ऐसा ही है ना, अब रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो उसका मतलब कि यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन बेरिंग जोन है। तो हमने क्या करा, आइडेंटिफाई कर लिया अपना हाइड्रोकार्बन बेरिंग जोन। ठीक है, उसके बाद हम लॉग्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे ऑयल है या गैस है। ठीक है, ऑयल या गैस हम ढूंढ रहे होते हैं। ऑयल और गैस किस तरह आइडेंटिफाई होता है, ये देखो डेंसिटी का लॉग है और ये है न्यूट्रॉन का लॉग। तो ये डेंसिटी का लॉग जो है वो जाके इधर इधर आ जाता है, और यानी कि ये दोनों आपस में क्रॉस ओवर कर जाते हैं एक दूसरे को। चाहता तो ये ब्लू वाला सेपरेट ही चल रहा होता, और रेड वाला सेपरेट, जैसे यहाँ पे चल रहा है, ब्लू वाला अलग चल रहा है और रेड वाला अलग चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर हो जाता है, एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करना, ऑयल है या गैस है या वाटर है, ये क्रॉस ओवर पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा क्रॉस ओवर होगा ये इंडिकेशन है आपके गैस की। ठीक है, उसके बाद देखो क्रॉस ओवर छोटा हो जाता है तो ये इंडिकेट कर देता है ऑयल को, और उसके बाद मज़ीद छोटा हो जाता है या रेजिस्टिविटी कम हो जाती है अगेन, तो हम बोल देते हैं कि ये जैसे रेजिस्टिविटी यहाँ कम हो रही है ना, तो यहाँ रेजिस्टिविटी कम हो गई अचानक से, रेजिस्टिविटी यहाँ हाई थी यानी कि हाइड्रोकार्बन बेरिंग जोन था। उसके बाद देखो रेजिस्टिविटी कम हो गई, तो उसका मतलब रेजिस्टिविटी कम हो गई और क्रॉस ओवर भी बन रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है वाटर बेरिंग जोन हो गया, ये वाटर बेरिंग जोन हो गया। उसके बाद ये हो गया ऑयल बेरिंग जोन, और ये हो गया गैस बेरिंग जोन। ठीक है, आई बात समझ में? उसके जी जी, बिल्कुल बिल्कुल करें। हम्म। दोनों लो पे जा रहा होता है। ये जब भी शेयर होगा नाम ठीक। अच्छा, अभी अब्दुल्ला इसके अंदर ना, तुम अभी जो कोर्स आएगा ना, तुम उन लोग का क्या कहते हैं, नासिर नसीम पढ़ाएंगे, तो उसमें हर लॉग की तुम लोग को वो बताई हुई होगी कि न्यूट्रॉन लॉग होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे वर्क करता है। तो ये उसकी टेंशन नहीं लो, न्यूट्रॉन बेसिकली एक लॉग है और उसके अंदर हम न्यूट्रॉन के थ्रू जो है वो प्रोसिटी देख रहे होते हैं। आई थिंक इसके अंदर वो गैमा रे, उसका गैमा रे का इस्तेमाल हो रहा था, जो फॉर्मेशन की अपनी जो गैमा रेज होती हैं। अगर मैं रॉन्ग ना हूँ, मारिया अब्दुलवा से या हम्माद अगर हैं यहाँ पे तो मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो। सही बता रहा हूँ? तो इसमें जो फॉर्मेशन की जो अपनी जो रेज होती हैं, गैमा रेज होती हैं, वो कैप्चर कर रहा होता है वो न्यूट्रॉन। तो उसकी बेस पे लॉग बन रहा होता है, जितना ज़्यादा कैप्चर होगा उतना ज़्यादा जो है लॉग जो है वो जनरेट होगा। ठीक है। जी जी जी।
ये देखो यहाँ गामा रे की वो दी हुई गामा रे रॉग एनालिसिस क्या होती है। जब हाई जीआर वैल्यूज़ होती हैं, इंडिकेट करती हैं क्ले और शेल कंटेंट को, और लो जो है वो क्लीनर पार्ट को डिपेंड करती हैं। हम क्लीन सैंड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो क्लीन का मतलब ये है कि यहाँ पे शेल नहीं है। ठीक है, तो लो जीआर वैल्यूज़ जैसे कि यहाँ पे देखो 0 से 100 स्केल है। तो अगर जहाँ लॉग जो है वो डिप्लीट या कम कर जाएगा तो हम उसको बोलेंगे भाई क्लीन जोन है, और बाकी या उसको ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन रिजर्वायर जोन है और ये रिजर्वायर जोन है। ठीक है, लेकिन ये वर्ड इस्तेमाल करना नॉन रिजर्वायर रिजर्वायर मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि रिजर्वायर के लिए और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर ऑफ रिजर्वायर ये वॉल्यूम ऑफ शेल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर हम वॉल्यूम ऑफ शेल किस तरह निकालते हैं, वैसे तो हम जो टेक्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर हम जस्ट वैल्यूज़ डालेंगे और फार्मूला ऑटोमेटिक जनरेटेड होता है। वो खुद ब खुद पूरे लॉग में बता देता है कि वॉल्यूम ऑफ शेल कितने परसेंट है। लेकिन आप लोगों ने एक्सरसाइज भी करनी होगी, तो ये आपको वॉल्यूम ऑफ शेल का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जी आर में से जी आर मिनिमम माइनस करना है, जी आर मैक्स और जी आर मिनिमम। ये बेसिकली है क्या, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है 0 फीट से लेके मिसाल के तौर पे 100 फीट है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ना इस जगह पे मुझे वॉल्यूम ऑफ शील्ड पता करना है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ शील्ड कितना है। तो मैं यहाँ पे जीआर को पढ़ूंगा, रीड करूँगा। 0 से लेके 100 तक का स्केल है, तो मैं यहाँ पे स्केल काउंट करूँगा। जैसे एक यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन है, तो ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो यहाँ पे जो है वो 40 आ रहा है मिसाल के तौर पे जीआर। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा वैल्यू 40 को, यहाँ रख दूँगा जीआर को। अब उसके बाद ये मैं देखूंगा पूरे लॉग के अंदर जो मिनिमम ट्रेंड चल रहा है। ये आप लोगों ने शायद एक्सरसाइज में किया होगा, मारिया कलीम ने करवाया होगा आपको, कि हम जीआर में मिनिमम देखते हैं और जीआर में मैक्सिमम देख रहे होते हैं। किया है आप लोगों ने ये फॉर्मूला? गुड। तो हम देख रहे होते हैं मिनिमम ट्रेंड क्या है पूरे लॉग में और मैक्सिमम ट्रेंड क्या है पूरे लॉग में। इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक पीक आ जाती है, और वो पीक जो है वो पूरे हम उस पीक को नहीं देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये वैल्यू है ना, ये ट्रेंड चल रहा है जीआर का, और ये आगे जाके बड़ा लंबा चला जाता है, उसके बाद फ़ौरन से वापस डिप्लीट कर जाता है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। आप देखोगे ओवरऑल, जैसे यहाँ पे ओवरऑल है ये कि यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है वो मैक्सिमम का ट्रेंड है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मैक्सिमम का ट्रेंड है। इसी तरह अगर ये एक्स्ट्रा डिप्लीट कर जाता ना, तो मैं इसको मिनिमम वो मैक्सिमम में कंसिडर नहीं करता। तो ये एक लाइन लगाई है मैक्सिमम की, और ये एक लाइन लगाई है मिनिमम की। एवरेज, मिसाल के तौर पे एवरेज ही देख रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको काउंट करके यहाँ डालेंगे मिनिमम की। मैक्सिमम पे जो वैल्यू आएगी, काउंट करने का तरीका मैंने बताया, 0 से लेकर 100 तक का स्केल है, 10 लाइन का डिफरेंस होता है, 1 2 3 4 5, ये 50 हो गया, 50 60 70 80 90 95, मिसाल के तौर पे 90 है ये, तो 90 मैक्सिमम हो गया। ठीक है, मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम आपका 40, और जीआर भी मैंने 40 रीड किया। तो इसको फॉर्मूले में डालोगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ शेल पता चल जाएगा, आपका वॉल्यूम ऑफ शेल कितना है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ निकालूंगा, वैसे भी आप बता सकते हो कैसे कि जीआर का लॉग आप देख रहे हो ना, आपको पता है कि हाई ट्रेंड जा रहा है, तो उसका मतलब शेल ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू यहाँ की वैल्यू उठा के पुट करो जीआर की जगह पे, आपको चल जाएगा वॉल्यूम शेल ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टेक्लॉग पे ऑटोमेटिक जनरेट जो होती है। ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग ने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, आगे पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा। कोई सवाल हो जीआर से रिलेटेड तो पूछो, या आप लोगों को अगर कोई चीज़ें ऐड करनी है, मैम मारिया वासिया और रुमैसा हमाद उजैर, तो कर सकते। मैं बस ये बोल रही थी कि मैम को बहुत अच्छा पढ़ाता है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन इसमें एक बात बड़ी गलत की है, उमर चैंपियन है, अस्तगफिरुल्लाह। आगे आगे चलते हैं रेजिस्टिविटी लॉग पे। रेजिस्टिविटी लॉग जो है वो
बेसिकली इसी तरह आपका जीआर लॉग था, इसी तरह एक रेजिस्टिविटी लॉग की नाम की कोई भी चीज़ होती है। देखो मैंने अभी पहले बताया था कि ये नॉन रिजर्वायर जोन है और रिजर्वायर जोन, फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये नॉन रिजर्वायर रिजर्वायर की टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये शेल जोन है और ये क्लीन जोन है। ठीक है, तो ये आपका जीआर का ट्रेंड है, ये जीआर की ग्रीन कलर की लाइन है, ये जीआर का ट्रेंड है शेल, और उसको सैंड कह दिया इन्होंने। तो ये इन्होंने गलत इंटरप्रेट किया है। अभी इतनी जल्दी सैंड नहीं कहते, क्योंकि ये मोस्टली अगर कार्बोनेट हुआ फिर, तो सैंड कहना गलत होता है। शेल है और ये क्या है, क्लीन जोन है। ठीक है, जीआर कम हो गया, बोलो बोलो क्लीन जोन आ गया। उसके बाद ये क्या है, एसपी लॉग, एसपी लॉग है, यानी स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉग। एसपी लॉग आई थिंक, हाँ एसपी लॉग, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर निकालने के लिए काम आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये बात बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर होता क्या है। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, शेल के बाद ये आ गए, इन्होंने साइंड लिखा तो मैं भी साइंड पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये आ गए साइंड। तो अब देखो जरा रेजिस्टिविटी का कर देखो, इसमें देखो तीन तरह की रेजिस्टिविटी दी है, रेजिस्टिविटी शैलो, रेजिस्टिविटी मीडियम, रेजिस्टिविटी डीप। वैसे ये आपको पढ़ाएंगे सर बिलाल बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा सर बिलाल पढ़ाते हैं कि रेजिस्टिविटी शैलो, मीडियम और डीप क्या होती है। ये बेसिकली आपके जहाँ भी आप वेल करते हो ना, तो उसके अंदर जो है वो आप मड इस्तेमाल करते हो। ये पता है ना, आप लोग जब वेल करते हो तो मड इस्तेमाल की जाती है। अगर पता है तो फिर मैं आगे बात करूंगा। वेरी गुड। ड्रिलिंग मड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेसिकली आप जो है वो जब कोई फॉर्मेशन काट रहे होते हो तो वहाँ फ्रिक्शन पैदा होती है, हीट जनरेट होती है। तो मड जो है वो आपको हेल्प करती है, जल्दी से वही फॉर्मेशन भी कट जाती है आपकी, और फॉर्मेशन जो है वो सरफेस पे लाने के लिए भी मड इस्तेमाल की जाती है। जब अब आप फॉर्मेशन काट तो रहे हो, तो वो फॉर्मेशन कट के ऊपर कैसे आएगी, तो वो मड जो है वो इनकॉर्पोरेटेड अंदर की जाती है उस वेल के अंदर, ताकि वो जितनी भी कटिंग्स होती हैं उन कटिंग्स को वो बाहर लेके आए। कटिंग्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है जियोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि कटिंग्स की बेस के ऊपर ही बता रहा होता है एक जियोलॉजिस्ट या मड लॉगर कि कौन सी फॉर्मेशन अब आई है, अब कौन सी फॉर्मेशन पे आप वो कर गए हो। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी लॉग शैलो, मीडियम, डीप, ये मैं समझा रहा इस तरह हूँ कि जब आप मड इस्तेमाल करते हो, तो जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी कपड़े के ऊपर पानी गिराते हो। ठीक है, पानी गिराते हो तो जिस जगह वो पानी गिरता है उस जगह ज़्यादा वेट हुआ हुआ होता है, थोड़ा सा दूर जाओगे तो वो कम वेट होता है, थोड़ा सा और दूर जाओगे उस पॉइंट, सेंटर पॉइंट से, तो थोड़ा सा पानी जो है वो कम कम जो है वो एब्जॉर्ब हुआ हुआ होता है। ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरह जब मड जाती है उस वेल के अंदर, तो कुछ जोन्स होते हैं, उन जोन्स का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताना। इन्वेडेड जोन होता है, और आप लोग मुझे बताना, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। रुमैसा मैम, इन्वेडेड जोन होता है और जिसमें मड, जी 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 याद आ गया, याद आ गया। जी 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 सही है। इन्वेडेड जोन, अनइन्वेडेड जोन दो होते हैं, और फ्लश जोन तीसरा भी होता है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि शैलो रेजिस्टिविटी, मीडियम रेजिस्टिविटी, डीप रेजिस्टिविटी, ये बेसिकली टूल्स हैं, ये तीन मुख्तलिफ टूल्स हैं। शैलो वाला करेगा क्या, जो इन्वर्टेड जोन है, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे एक कपड़े के ऊपर पानी गिरा है, तो वो जगह ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई होगी पानी से। इसी तरह जिस जगह वेल के अंदर जो है वो मड आपने इनकॉर्पोरेट की है, तो जिस वॉल से वो टकराते हुए जा रही है, वो उस वॉल उस वॉल पर जो रेजिस्टिविटी आ रही होगी वो शैलो रेजिस्टिविटी है। इसी तरह फ्लश जोन होता है और एक अनइन्वर्टेड जोन होता है, जहाँ पे पानी एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ होता, यानी कि आपकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो ओरिजिनल रेजिस्टिविटी आती है, फॉर्मेशन की रेजिस्टिविटी। तो ये डीप रेजिस्टिविटी होती है। तो अब देखो, मैंने समझाने का मकसद ये कि तीनों कर्व एक साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी कितनी लो दिखा रहा है, ये क्या है, शैलो रेजिस्टिविटी। ये शैलो रेजिस्टिविटी यहाँ है, और ये देखो डीप रेजिस्टिविटी कहाँ गई हुई है। तो कितना फ़र्क है। ये वैल है, मिसाल के तौर पर अगर वैल है, ये वो जगह है कि जिसमें जो है वो मड ने जो है वो तबाही बर्बादी कर दी है, यानी कि इन्वाइटेड हो गया, ये फ्लश कहते हैं जो भी। ये ये वो जोन है जिसमें कम गई है, और ये वो जोन है जिसके अंदर आपकी मड इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, और जो है वो फॉर्मेशन की असल रेजिस्टिविटी आ रही है। तो तीनों करवाए जाते हैं एक साथ, ताकि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये भी परमेबिलिटी को डिफाइन कर रहा होता है, कि जितना ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस होगा रेजिस्टिविटी के, तो ये आपको बताएगा कि परमेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। परमेबिलिटी के बारे में तो जानते होगे ना, कि फ्लूइड जो है वो
कोर्स से जो है वो आप फ्लो कर रहा हो। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लो भी बड़ा अच्छा है। और रेजिस्टिविटी कर्व देखो कहाँ से 0.2 से, ये बेसिकली 20 इन्होंने स्केल लिखा हुआ है, 20 नहीं होता, 2000 होता है। ठीक है, तो ये जब हम टेक्लॉग में कर रहे होंगे तो फिर हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। तो ये बातें समझ आ रही हैं? अगर नहीं आ रही तो फिर हम इसको बाद में भी करेंगे, मसला नहीं। ठीक है, देखो रेजिस्टिविटी बड़ी आ गई तो इसका मतलब ये है कि आप आ गए हो आपके हाइड्रोकार्बन बेरिंग जोन में। अभी मैं इसको पे जोन का लकब नहीं देने वाला। ठीक है, मैंने बोला कि हाइड्रोकार्बन आ गया तो मैं इसको पे जोन बोलना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे कुछ पैरामीटर्स होते हैं पे जोन बनाने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। तो रेजिस्टिविटी का लॉक समझ आ गया कि जितनी ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी होगी, हाइड्रोकार्बन जोन जनरली एग्जिबिट हाई रेजिस्टिविटी कंपेयर टू वाटर बेरिंग जोन्स। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो पूछो, फिर हम आगे जाएंगे। जी, एक ही टैप पे। मैं समझाता हूँ ये, एक मिनट रुकना, मैं समझाता हूँ। यार ये देखो, ये जो तीनों रेजिस्टिविटी आ रही है ना, देखो ना डेप्थ देखो सेम है, 7000 लिखा हुआ है, 7000 पे ही तीनों आ रहा है ना। तो तीनों टूल एक ही साथ लगे हुए हैं। एक शैलो को रीड कर रहा है, एक डीप मीडियम इलाके को रीड कर रहा है, और एक डीप तक जा रहा है अंदर। ये रेज होती है ना। मिसाल के तौर पे मैं इस जगह करा रहा हूँ, एक ने अपना रेडियस बनाया इतना सा, एक ने अपना वो रेडियस कह रहा हूँ डायमीटर बनाया थोड़ा सा बड़ा, फिर जो है वो डीप लॉग है वो अंदर तक जा रहा है ना, है तो सेम डेप्थ। देखो ना, डेप्थ का भी साथ साथ चल रहा है। टूल जो है वो एक ही दफ़ा में सारे टूल एक साथ जा रहे हैं, तो वो डेप्थ सेम रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑयल एंड गैस और ब्राइन। हम इनमें क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे कि एन पी एच आई का वर्ड इस्तेमाल होगा, आर एच ओ बी का इस्तेमाल होगा, और ये जो पीछे था इसके अंदर, इसको हम कहते हैं आई एल एस कहते हैं, आई एल एम कहते हैं, और आई एल डी कहते हैं। ये सारी टर्म्स जो है वो टैकलॉग में इस्तेमाल होंगी। तो ये टैकलॉग करवाने से पहले ये चीज़ें करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता तो हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट ऑयल गैस एंड ब्राइन। हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कहाँ गैस है, कहाँ ऑयल है, कहाँ ब्राइन है। जैसे मैं मारिया अब्दुल वासे ने कहा था कि क्रॉस ओवर जो है वो, जो है हाइड्रोकार्बन बेरिंग जोन में क्या होता है कि बल्क डेंसिटी जो है वो, यानी कि आप किसी डेंस रॉक के अंदर हो, लेकिन अगर उसके अंदर हाइड्रोकार्बन पड़ा है तो वो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हाइड्रोकार्बन की डेंसिटी आपको पता है ना, वाटर से भी कम होती है। इसी तरह न्यूट्रॉन प्रोसिटी प्रोसिटी का लॉग जो है वो भी कम हो जाएगा। देखो 45 -15 था, 1.90 2.90 स्केल है, ये स्केल्स हैं बेसिकली। 45 से लेके -15 तक रीड कर रहा है वो। अब क्या हुआ देखो, सुकून से चल रहा है शेल बेरिंग जोन, अचानक से सैंड आ गई और रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई और क्रॉसओवर भी ख़राब हो गया। तो ये ख़राब होना ही हमारे लिए सक्सेस की बात है। और जितना ज़्यादा ख़राब होगा उतना ज़्यादा आपका हाइड्रोकार्बन बेरिंग जोन मिलेगा आपको, यानी कि उतना ज़्यादा पे जोन। ठीक है, तो क्रॉस ओवर, ये देखो जितना बड़ा क्रॉस ओवर उतना ज़्यादा गैस। फिर छोटा क्रॉस ओवर हो गया, उसके बाद हम उसको बोलते हैं ऑयल आ गया। फिर अब इसको साथ साथ हम ना रेजिस्टिविटी के लॉग से भी कंपेयर करते हैं। देखो रेजिस्टिविटी ऑयल की ज़्यादा होती है, गैस की ज़्यादा होती है, ऑयल की थोड़ी कम होती है, और ब्राइन की तो अल्लाह माफ़ करे कम ही होती है। तो अब क्या है, देखो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, देखो कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। उसके बाद देखो कम होना शुरू हुई है। कर्सर दिख रहा है मेरा? कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? हेलो। अच्छा, देखो देखो रेजिस्टिविटी देखो कम होना स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर भी कम होना स्टार्ट हो गया है। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस भी कम हो गया है। तो ये क्या है, ऑयल की इंडिकेशन कर रहे आपने ढूंढा है ऑयल आ रहा है। अभी देखो ये क्रॉस ओवर तो फिर भी बन रहा है, लेकिन आप यहाँ देखो क्रॉस ओवर तो बन रहा है, लेकिन ये क्या हुआ, रेजिस्टिविटी एकदम इतनी डिप्लीट कर गई कि जो ओरिजिनल रेजिस्टिविटी थी उससे भी ज़्यादा पीछे चले गई। तो ब्राइन अगर आ जाए या कोई पानी आ जाए तो उसके अंदर क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। मेनली जो सॉल्ट होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या होगा, करंट को बड़ा इजीली पास करवाएगा, रेजिस्टिविटी के बजाय आप क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी आना शुरू हो जाएगी। तो ये ब्राइन की इंडिकेशन है। क्रॉस ओवर यहाँ भी बन रहा है। अचानक से क्या हुआ, क्रॉस ओवर ख़त्म हुआ, सब अपने अपने रास्तों पे वापस गामजन हो गए। तो ये आपका जो ये जोन था,
ये पे जोन तो नहीं, ये हाइड्रोकार्बन बेयरिंग जोन है। तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया? जीआर से आइडेंटिफाई किया, रेजिस्टिविटी देखी और इन दोनों का कर्व देखा, उससे आपने बता दिया कि मेरा हाइड्रोकार्बन बेयरिंग जोन आ गया। उसके बाद आप क्या करते हो, उस जगह की पोरोसिटी निकालते हो, इफेक्टिव पोरोसिटी, उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ शेड, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर पर बाद में आऊँगा। ठीक है, आप उस इलाके की क्या निकालते हो, इफेक्टिव पोरोसिटी। इवेल्युएट द इफेक्टिव पोरोसिटी इन वाटर जोन, ऑयल जोन और गैस जोन। आपने ये जोन्स देखे, इस जगह पे देखोगे कि हाँ भाई इफेक्टिव पोरोसिटी कितनी है। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पोरोसिटी लॉग है। अब आप जो निकालोगे ना वो एग्जैक्टली परसेंटेज में निकालोगे वैल्यू के, मेरे इस जोन के अंदर यानी कि 7100 फीट के अंदर पोरोसिटी है तो कितने परसेंट है। ठीक है, इसी तरह आप बात करोगे वॉल्यूम ऑफ शेल है। ये तो आपने बोल दिया ना कि भाई ये मैंने शेल देख ली कि इसमें शेल है और इसमें शेल नहीं है। ये तो आपने वो सियासी जवाब, सियासी वाली बात की है। लेकिन अब आप करोगे साइंटिफिक बात, आप बोलोगे कि हाँ भाई शेल है तो इतने परसेंट है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपने कौन सा लगाया था, पीछे लगाया था, गैमा रे वाला, वॉल्यूम ऑफ शेल। तो ये सब आप करोगे टेक्लॉग के अंदर। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, गैस और ऑयल बेरिंग जोन मार्क करोगे रेसिस्टिविटी के बेस के ऊपर और इफेक्टिव पोरोसिटी निकालोगे। ठीक है, आई बात समझ में? इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होती है? ये तो मैं सही कहा। मैम मारिया अब्दुल वासा, आप ज़रा इनको इफेक्टिव पोरोसिटी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है अब्दुल्ला, इफेक्टिव पोरोसिटी समझ आ गया? इफेक्टिव पोरोसिटी का मतलब ये हुआ कि अगर फ्लूइड पास कर रहा है, सीधी ज़बान में बोलूँ कि अगर फ्लूइड पास कर रहा है तो वो उस पोरोसिटी रॉक में मिलेगी मिलेगी। सैंडस्टोन है, हाँ भाई पोरोसिटी होगी, लेकिन सैंडस्टोन में जो फ्लूइड मौजूद है वो पास हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो उस जगह इफेक्टिव पोरोसिटी नहीं है। इफेक्टिव का मतलब पोर्स हैं और फ्लूइड पास जो है हो रहा है वो इफेक्टिव है। अगर फ्लूइड ही पास नहीं हो रहा तो वो पोरोसिटी इफेक्टिव कैसे, फायदेमंद क्या है, मैं क्या करूँ। मैंने बोला हाँ भाई मेरे पास लॉग में पता चल रहा है मेरे पास बहुत अच्छी पोरोसिटी आ रही है, लेकिन फ्लूइड ही पास नहीं कर पा रही तो मैं उसको इफेक्टिव बोलूंगा मेरे लिए फायदेमंद है। तो इफेक्टिव पोरोसिटी निकालना है हमने, समझे? वॉल्यूम ऑफ पोर्स को हम डिवाइड करा देते हैं टोटल वॉल्यूम से। क्या हुआ, खत्म? मीटिंग में 15 मिनट है। ठीक है, अब इफेक्टिव पोरोसिटी निकालने के लिए हम लॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूलाज हैं, बड़ी डिटेल में जाओगे तुम लोग से नासिर नसीम जब तुम लोग को पढ़ाएंगे ना, तो आप फार्मूला के अंदर जो है वैल्यूज़ डालते रहोगे लॉग्स के, और आपके पास जो है वो इन तीनों फार्मूलाज के थ्रू जो है इफेक्टिव पोरोसिटी निकल जाएगी। तो ठीक है, यह चीज़ हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो हम निकालते हैं प्राइमरी पोरोसिटी नहीं, सेकेंडरी पोरोसिटी नहीं, हम निकालते हैं इफेक्टिव पोरोसिटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाटर
ये बड़ी लंबी बहस है, इसकी तुम लोग लैब भी करोगे सर, नासिर नसीम तुम लोग को लैब करवाएंगे। तो ये एक इमेजेस दिखा रहा हूँ मैं, बेसिकली हम रेजिस्टिविटी वाटर निकालते हैं, हमें पता होना चाहिए कि पानी की रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का लॉग देखते हैं ना कि रेजिस्टिविटी कर्व जो है वो, जैसे हाइड्रोकार्बन आया तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, इसी तरह ब्राइन सॉल्यूशन आया तो रेजिस्टिविटी कम हो गई। ये देखो, यहाँ देखो, रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ गई, गैस आई बढ़ गई, उसके बाद ऑयल आया कम हो, उसके बाद अचानक से ब्राइन सॉल्यूशन आया यानी कि वाटर आ गया तो रेजिस्टिविटी कम हो गई। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी वाटर की वैल्यू क्या है, तो इसको आप जो है वो निकालते हो, एसपी लॉग का इस्तेमाल करते हो, इसमें रेजिस्टिविटी का लॉग का इस्तेमाल करते हो, फिर आप जो है वो मड लॉगर से डेटा लेते हो, मड का डेटा लेते हो। ये आगे बहुत सारी बातें, ये तुम लोग को बताने का मकसद ये कि ये चीज़ें पता हों कि हम रेजिस्टिविटी वाटर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे जब नासिर नसीम, तो तुम लोग को पता हो कि रेजिस्टिविटी वाटर करते क्या है, क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग वाटर की कुछ कैलकुलेशन हैं, ये कैलकुलेशन इस तरह ये तुम लोग के अभी काम की नहीं है, तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ। मुझे इस इलाके की रेसिप्रोकेटिंग वाटर पता चल गई कि हाँ भाई मेरी रेसिप्रोकेटिंग वाटर ये थी, तो ये मैंने रेसिप्रोकेटिंग वाटर कैलकुलेट करी, ये तुम लोग को सन्ना से नसीम करवाएंगे, तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो आपने रेसिप्रोकेटिंग वाटर की वैल्यू निकाली वो आप डालोगे इसके आर्चीज इक्वेशन में। आर्चीज इक्वेशन बेसिकली है सेचुरेशन ऑफ वाटर निकालने की। ये याद रखना, आप लॉगिंग करते हो, लॉगिंग से आपको हाइड्रोकार्बन नहीं पता चलता, आपको ये पता चलता है कि पानी की सेचुरेशन कितनी है। ठीक है, हम पानी की सेचुरेशन से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हाइड्रोकार्बन की सेचुरेशन कितनी है। ठीक है, आप सेचुरेशन ऑफ वाटर निकालोगे, उसको 100 में से माइनस करा दोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई मेरा इतना जो है हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो आप सेचुरेशन ऑफ वाटर का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेचुरेशन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू अंडर द रूट पाई स्क्वायर आर टी। अब जो पाई लिखा हुआ है ये बेसिकली आपने जो इफेक्टिव पोरोसिटी निकाली थी ना कि हाँ भाई मेरा सैंडस्टोन है, उसके अंदर जो है वो 4% जो है वो इफेक्टिव पोरोसिटी है। तो यहाँ वो जो आपने 4% निकाली है वो आप यहाँ 4 लिखोगे, और आर टी जो आपकी टोटल रेजिस्टिविटी है, टोटल रेजिस्टिविटी कैसे निकालोगे वो आप लॉग के थ्रू निकालोगे। तो जब हम टैग लॉग पे काम कर रहे होंगे तो मैं बताऊंगा टोटल रेजिस्टिविटी कैसे निकाल रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपने सारी वैल्यूज़ डाली, ये जो 0.3212 है ये बेसिकली इफेक्टिव पोरोसिटी यानी कि 32% इफेक्टिव पोरोसिटी है इस जगह। और ये रेजिस्टिविटी वैल्यू जो है आपने कहाँ से निकाली, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपने निकाली आपके लॉग से। दोबारा दिखाता हूँ, लॉग जो है वो ये रहा लॉग, और यहाँ से जो है रेजिस्टिविटी वैल्यू जब ब्राइन पे आ गई तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टिविटी आ रही है टोटल रेजिस्टिविटी है। तो आप इसका एवरेज लोगे, इसको पढ़ोगे कि कितनी आ रही है, ये डालोगे आप अपने रेजिस्टिविटी के लॉग में, रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट की आपने, और यहाँ से सैचुरेशन ऑफ वाटर आ गई। मेरे पास पता चल गया मुझे कि मेरे पास जो है इस जोन के अंदर 12.3% वाटर है। हमारा काम वाटर ढूंढना तो नहीं था, हमारा काम तो हाइड्रोकार्बन ढूंढना था। तो वाटर का क्या करूँ मैं, तो मैं ये करूँगा, हाइड्रोकार्बन सैचुरेशन को निकालने के लिए हम 100% में से वाटर को अगर माइनस करा दें तो हमें पता चल गया कि मेरे पास 87% हाइड्रोकार्बन है इस जोन में। समझ आई? हेलो, आगे समझ में? तो ये एक क्विक लुक वेल लॉग एनालिसिस की एक एक्सरसाइज है, तो बोलोगे तो मैं तुम लोग को दूंगा बाद में। तो इसके अंदर बस बेसिकली मीटिंग ख़त्म तो नहीं हुई? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा देखो, ये देखो, जो हमने बातें की है ना उसको एक दफ़ा वो कर देते हैं, जल्दी से इसको फाइनलाइज करते हैं। देखो जीआर का लॉग जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त आ रही है जीआर की वैल्यूज़। ये क्या हुआ, अचानक कम हो गई, क्या कर रहे हैं? ये था नॉन रिजर्वायर, ये आ गया रिजर्वायर। फिर देखो मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको बोलेंगे नॉन रिजर्वायर, इसको बोलेंगे क्लीन जोन। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये नॉन रिजर्वायर, फिर ये आ गया क्लीन जोन, यानी कि शेल क्लीन, फिर शेल, फिर क्लीन हो गई। यहाँ पे शेल है, यहाँ पे शेल नहीं है। ठीक है, तो ये जीआर का आपने ट्रेंड देख लिया। आपने क्या करा, रिजर्वायर जोन्स या जो है वो क्लीन जोन्स जो है वो जीआर की बेस पे मार्क कर लिए। उसके बाद आपने देखा रेजिस्टिविटी लॉग को, ये बड़ी ज़बरदस्त रेजिस्टिविटीज
सही चल रहा था लॉग, अचानक क्या हुआ, पगला गए रेजिस्टिविटी का लॉग। और रेजिस्टिविटी कितनी ज़्यादा देखो, कितनी हाई चली गई है। ये देखो, ये असल स्केल होता है 0.2 से 2000 तक। ठीक है, देखो रेजिस्टिविटी का लॉग देखो कितना कितना ज़्यादा आगे जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये जो है वो गैस बेरिंग जोन हो सकता है। ये तो मैंने रेजिस्टिविटी को देख के ही बता दिया। आगे मैं देखूंगा कि मैं जो ये गैस का नाम लिया ये वाकई में गैस हो सकती है या नहीं। मैं देखूंगा न्यूट्रॉन पोरोसिटी और डेंसिटी पोरोसिटी का जो है वो कर्व। ये देखो, ये जो लाइन आ रही है ब्लैक कलर की, ये जो लिखी हुई है 1.7 से 2.7 की सिंगल लाइन है, और ये जो है डॉटेड लाइंस है। तो ये डॉटेड लाइंस जो है वो न्यूट्रॉन पोरोसिटी को दिखा रही है, और ये ब्लैक वाली लाइन है ये दिखा रही है डेंसिटी को। डेंसिटी, ये न्यूट्रॉन पोरोसिटी थी, ये डेंसिटी पोरोसिटी, दोनों सुकून से अलग अलग चले थे। अचानक क्या हुआ कि डेंसिटी कम हो गई, हाइड्रोकार्बन आ गया ना, डेंसिटी कम हो गई, और न्यूट्रॉन पोरोसिटी जो है वो फिर कम हो गई। तो ये दोनों कम हो गई तो क्रॉसओवर बन गया, और कितना अच्छा क्रॉसओवर बन रहा है दोनों के दरमियान। तो जितना ज़्यादा क्रॉसओवर होगा उतनी ज़्यादा आप बोलोगे कि गैस मौजूद है। देखो रेजिस्टिविटी भी बता रही है, ये तो रेजिस्टिविटी भी बता रही है। उसके बाद देखो रेजिस्टिविटी फिर कम हुई, उसके बाद ये देखो क्योंकि ये शेल आ गई थी, उसके बाद शेल आ गई तो यहाँ पे जो है वो रेजिस्टिविटी कम हो गई। अब देखो यहाँ रेजिस्टिविटी बढ़ गई, फिर गैस जोन आ गया क्योंकि क्रॉसओवर ज़्यादा था। अब क्या हुआ, अब आपने देखो यहाँ पे ब्राइन को आइडेंटिफाई कर दी, ये लेजेंड्स बना दिए कि अगर जहाँ जहाँ रेड है वो गैस हो जाएगी, जहाँ ऑयल होगा वो ग्रीन कलर से दिखा दिया। देखो रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा थी गैस में, उसके बाद कम हो गई, और देखो क्रॉस ओवर भी छोटा हो गया, तो ये ऑयल को मैंने दिखा दिया, ऑयल बन गया। उसके बाद नीचे सारा ब्राइन है क्योंकि रेजिस्टिविटी भी कम हो गई। तो ये बेसिकली आप इस तरह लॉक्स को रीड करते हो, ये बहुत डिटेल में काम है। ये एक छोटा से, ये जो देख रहे हो ना, ये छोटी सी डेप्थ का है। इस तरह आपका वेल जो होता है ना वो पूरे 12,000 की डेप्थ तक का होता है। आप उसके अंदर ढूंढ रहे हो तो रिजर्वायर जोन कौन सा है, नॉन रिजर्वायर जोन कौन सा है। तो इससे फिर आपने आपको मैंने दे दी कि ये 12,440 पर आप इफेक्टिव प्रोसिडी निकालो, 13,000 पर इफेक्टिव प्रोसिडी निकाल के दिखाओ। तो ये मैंने निकाल के दिखाया, और सेचुरेशन ऑफ वाटर निकाल के दिखाओ कि इस जगह पर सेचुरेशन वाटर कितनी है, और हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन इस जगह पे कितनी है। ठीक है, तो हम ये जो हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन होती है इसको निकाल रहे होते हैं। अभी भी मैंने कहीं पे जोन का नाम नहीं लिया कि हम पे जोन, अभी मैंने पे जोन निकाली है। ठीक है, मैंने क्या निकाला है, हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन। तो ये मेरी आई है हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन। जितनी हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन आएगी, मिसाल के तौर पे मैंने वेल किया, मेरा 12,000 टोटल डेप्थ थी, टीडी थी। उस टीडी के अंदर मुझे मिली एक हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन 87%। किस डेप्थ पे मिली, मिसाल के तौर पे ये मिली मुझे 10,000 की डेप्थ पे। मुझे 59% मिली कितनी डेप्थ पे, 11,000 की डेप्थ पे। मुझे हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन मिली 60% 9,000 की डेप्थ पे। तो मेरे पास 3 डेप्थ पर जो है वो हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन आई। मैं उन 3 डेप्थ्स को आइडेंटिफाई करूंगा, और फिर ये बताऊंगा कि ये जो डेप्थ आई है मेरे पास, ये बेसिकली मेरी पे जोन है। 9,000 का इंटरवल, 10,000 का इंटरवल, और 11,000 का इंटरवल, ये बेसिकली पे जोन है जो आपको आपके वेल से आपको हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करवा के देगा। ये दे सकता है, अभी भी ये नहीं बोलूंगा कि देगा, दे सकता है। ठीक है, तो ये पे जोन होते हैं। तो ये आपकी पेट्रोफिजिकल इवैल्यूएशन कंप्लीट हुई। समझ आ गया। पे जोन इज द बिग टर्म। पे जोन में हम इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरप्रिटेशन इस तरह होती है कि पे जोन में आप जो है वॉल्यूम ऑफ शेल देखते हो कि वॉल्यूम ऑफ शेल कम होनी चाहिए, कम से कम शेल हो। पे जोन मतलब मिसाल के तौर पे एक डेप्थ है, आप किसी भी फॉर्मेशन पर हो, और उस फॉर्मेशन आपके पास ना एक वो होता है, लिमिट होती है, हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। तो इसी तरह पे जोन की भी एक लिमिटेशंस है भाई। पे जोन, जिसको पे जोन खरीदना है ना, वो एक वो आपको डिमांड करेगा कि मेरे पास इस पे जोन के अंदर वॉल्यूम ऑफ शेल 40% से कम हो। अगर मुझे 40% से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ शेल मिल रही है तो उसका मतलब वो पे जोन में नहीं आने वाली, भले उसमें हाइड्रोकार्बन मिल रहा। अगर उसके अंदर 40% से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ शेल है तो वो पे जोन नहीं है। वॉल्यूम ऑफ शेल 40% से कम हो, ठीक है। इफेक्टिव पोरोसिटी, जाहिर सी बात है, अगर मुझे, चलो मुझे शेल कम मिल गई तो मुझे जाहिर सी बात है पोरोसिटी मिलनी चाहिए। तो मुझे चाहिए पोरोसिटी 2% 4% से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मुझे पोरोसिटी भी चाहिए ना। अगर मुझे वॉल्यूम शेल नहीं मिली, लेकिन यानी कि वॉल्यूम शेल कम है लेकिन पोरोसिटी नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूँगा, हाइड्रोकार्बन मिलना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद
ये एक पैरामीटर आपने शेल का देखा, एक पैरामीटर आपने देखा इफेक्टिव पोरोसिटी का, तीसरा पैरामीटर देखोगे हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन का। ठीक है, हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन का पैरामीटर देखोगे कि हाइड्रोकार्बन जो है वो, या नहीं, वाटर सेचुरेशन, सॉरी वाटर सेचुरेशन 60% से कम होनी चाहिए। अगर मुझे 60% से ज़्यादा पानी मिल रहा है एक फॉर्मेशन के अंदर, तो मैं क्या करूँगा उस हाइड्रोकार्बन का, यानी कि मतलब बचा ही क्या, 40% बचा। तो लिमिटेशन होती हैं, हर चीज़ की लिमिट होती है। तो वॉल्यूम शेल की एक लिमिट होगी, इफेक्टिव पोरोसिटी की एक लिमिट होगी, और सैचुरेशन ऑफ वाटर की एक लिमिट होगी। तो ये तीनों लिमिट्स को मिला के हम पे जोन बोलते हैं कि हाँ भाई ये मेरी क्राइटेरिया पर उतर रही है, ये जोन जो है यानी कि ये डेप्थ मेरा क्राइटेरिया पे उतर रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये मेरा पे जोन है। आई समझ? मीटिंग खत्म क्या? समझ आ गई? चलो भाई, मेरा तो लेक्चर खत्म हो गया, अब आप लोग के सवालात का सेशन शुरू। इनको वो जो क्रॉस नोट्स बनेंगे वो हम आईसी में सॉर्ट कर सकते जी बिल्कुल, जाते हैं क्रॉस प्लॉट पे। तो अभी मैं क्रॉस प्लॉट जिक्र करना तो अभी इस वक्त वो हो जाएगा, क्योंकि अभी इनको लॉग्स के बारे में थोड़ी कमी है नॉलेज, तो क्रॉस प्लॉट बाद में मैं करूँगा डिस्कस। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ना अभी बहुत सारे सवालात आ जाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है वो आप लोगों ने सीखा होगा, क्योंकि आप लोग को नहीं पता होंगी जो चीज़ें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सवाल आएगा। थैंक यू वेरी मच। ये तो अब्दुल्ला आपने कहा है, बाकी लोगों को या तो सवाल करें। थैंक यू मिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जो है वो थोड़ी बहुत तारीफ कर दी, मक्खन वक्खन लगा दिए, और सही है। फिर अब हम नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते को रखेंगे, फिर कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आप लोगों से। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है।